तो रैंडमली हम कुछ सवाल पूछते जवाब दीजिए। दिव्या खड़े जाइए। जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर क्या करेंगे? उसको बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर देंगे। क्या एंट्री बनेगा? उसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। पूजा खड़े जाइए। जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर है उसका क्या करेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हाँ, तो उसको एडजस्ट करेंगे। किस रेशियो में? गेनिंग और सैक्रिफाइस। क्या एंट्री होगा? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, partners। खड़े जाइए। आज तक खड़े जाइए। मान लो गुडविल अकाउंट का वैल्यूएशन होता है, गुडविल अकाउंट को रेज और राइट ऑफ दोनों करना है, तो रेज किस रेशियो में करेंगे? रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्या एंट्री होगा? भावना खड़े जाइए। बताइए क्या होगा एंट्री रेज करने का? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और राइट ऑफ करने के किस रेशियो में? आप बताइए न्यू रेशियो में। क्या एंट्री होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। बैठ जाइए। जो पार्टनर गेन करेगा तो पार्टनर, आप बताइए सैयद खड़े जाइए। जो पार्टनर गेन करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में डालेंगे? गेन करेगा सर डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू जो भी है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। आप बताइए, आप खड़े जाइए। आपका नाम क्या है? नहीं आप नहीं, आप नहीं। आपका नाम क्या है? हाँ खुशबू। क्या नाम है आपका बेटा? खड़े जाइए। बताइए खड़े जाइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? गुड, बैठ जाओ। खुशी। हाँ आप बैठ जाइए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। वेरी गुड, बैठ जाइए। आप खड़े जाइए। रिहाना आप नहीं, आपका नाम रिया है ना? अब आप ही से पूछेंगे इस बार। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? आप क्लास नहीं देखते हैं यूट्यूब पे? क्या नहीं देख लेते हैं? नहीं आते हैं तो क्यों नहीं देखते हैं आप? बताइए। आपके पास कुल्हाड़ी है? कुल्हाड़ी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्स है? आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ गए ना? ना होते हुए भी, बिकॉज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इतना फैसिलिटी दे रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं करते हैं। इधर से बताओ। अंकित नाम है तुम्हारा? तो बैठ जाओ। अंकित खड़े जाओ। तो बताओ न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? बैठ जाओ। आप अंकित बताइए। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। गुड, बैठ जाओ। रिवाइज करते रहो। रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल भाल जाओगे। आज का लेक्चर नंबर कितना होगा बता सकते हैं? 8। चलिए, तो आज हम लेक्चर नंबर 8 लिखेंगे। पूछो ना सर, 23 में बताइए सर। 23 में हम लोग अब हम एक टॉपिक के बाद बताते हैं। आज का डेट कितना है? हम 23 में 5/4/24 बस इतना ही तो यही होता है। बस पढ़ाइए। लिखते जाइएगा। क्या इसके बाद कुछ नहीं पता।
कॉपी मिलकर छोड़ दिया। एग्जाम नहीं हो गया सबका? ये सब समझाएंगे, अभी लिखते रहिए आगे।
सब लोग लिख लिए ना? यस सर। क्या देखिए? बात नहीं करिएगा। एग्जिस्टिंग फॉर्म है। फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना? और फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। फॉर्म का क्या हो रहा है? तो जो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें हम लोग अभी रेशियो पे प्रॉपर अध्ययन मतलब पढ़ाई की है, डिस्कशन की। रेशियो से जैसे हम आगे निकलते थे गुडविल को हम लोग जाने, गुडविल का वैल्यूएशन भी सीखे। एक दो सवाल साथ गुडविल कैलकुलेशन वाला भी था। कल एक सवाल पूजा का था, बहुत अच्छा सवाल था। आपने एंट्री भी सीखा, जो बैलेंस शीट में गुडविल होता है उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं और बैलेंस शीट के बाहर उसको क्या एडजस्ट करते हैं। हम आप लोगों से एकदम मतलब कि निवेदन करते हैं, निवेदन समझते हैं ना? निवेदन कि आप लोग क्लास एब्सेंट नहीं करें। आधे घंटे 10 मिनट अगर कोई काम भी है और क्लास टाइम में है अगर, और वो प्राइमरी काम है तो कर लो, लेकिन क्लास अगर आधा घंटा भी बच रहा है तो आकर ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं कि 9 बजे वाला क्लास छूट रहा है तो 10 बजे नहीं ज्वाइन करेंगे, आपका 2 घंटे क्लास चलते हैं। बात समझ आ रही है? क्लास एब्सेंट नहीं करिएगा। कितनों आप ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो टीचर के नज़र में जब आप रह के पढ़िएगा वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बात समझ आ रही है ना? कितनों मोबाइल पे आईपीएल देख ले, बड़ा सा टीवी पे आईपीएल देख ले, जो स्टेडियम में बैठकर जो हो हा करना है वो आनंद अलग ही होता है। सेम बात सर देखने नहीं जा रहा, सो भी बात तुमको बीच में टपकना जरूरी रहता है। सबको नहीं, बस वही रहो। हाँ तो समझ, यानी जो फिजिकल चीज से होता है ना कि फेस टू फेस, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास एब्सेंट नहीं करना। तो सेकंड टॉपिक जो गुडविल का था, ट्रीटमेंट हम लोग सीख लिए। गुडविल का हो गया था। थर्ड है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, कब डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, ये सब सीखना है। जैसा कि हम जाने की फर्म एग्जिस्टिंग है तो उनका बैलेंस शीट बनता है। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका फाइनेंशियल पोजीशन होता है, उनका बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है? और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी होते हैं और एसेट्स भी होते हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स होता है और एक फिक्स्ड एसेट्स होता है या नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। जो करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स होता है वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। क्या देता है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जैसे ये एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है, जो हमारा डेटर्स है, जो हमारा बैंक में पैसा है, कैश इन हैंड है, ये सब हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देता है। जो हमारे लायबिलिटीज होते हैं, तो लायबिलिटी में जानते हैं कि एक इंटरनल लायबिलिटी होता है और आपका एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल, वो इंटरनल लायबिलिटी हो, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर कहता है कि अगर कोई प्रोप्राइटर या पार्टनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस को मिलता है। किसको मिलता है? जब ये बिजनेस बंद हो गया या कुछ भी होगा तो पार्टनर के पास राइट है कि पैसे यहाँ से निकाल सके। तो ये बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी क्योंकि ओनर्स फंड है तो इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी होता है ऐसा नहीं है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या होता है? द लायबिलिटी विच आर पेबल टू आउटसाइडर्स, द लायबिलिटी विच आर पेबल टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, एक्सेट्रा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब चीज तो हम जान रहे हैं, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस आइटम होते हैं या कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉट कंज्यूम्ड इन और ईयर।
डेफर्ड का मतलब क्या? डेफर मतलब रेफर करना, रेफर मतलब आगे बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि कोई हम ब्रांड इंडोर्समेंट करवाते हैं, जैसे सपोज कि एक सेलिब्रिटी है, मान लो विराट कोहली है, उससे हम अपने ब्रांड का इंडोर्समेंट करवाते हैं। कोका कोला ब्रांड है, उसका इंडोर्समेंट करवाते हैं। वो बोलता है कि सर 50 करोड़ रुपया इंडोर्समेंट चार्ज लगेगा, 5 साल के लिए हम इंडोर्समेंट करवाते हैं। यानी उससे हम एग्रीमेंट कितने साल करवा लिए? 5 साल। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब टर्म्स एंड कि आप अगर कहीं भी कोक कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो कोक ही पीना पड़ेगा, आप किसी और कोल्ड ड्रिंक्स को पब्लिक प्लेस पर नहीं पी सकते। पब्लिक प्लेस पे, घर में आप कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस है, वहां पर आप स्प्राइट पी रहे हैं या कोई और ब्रांड का पी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? इससे कोक का सेल्स बढ़ सकता है, बिकॉज आपको लोग फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ रही है? स्प्राइट भी तो कोक का ही है। कोक का ही है। यस सर। अब कोक में कोका कोला का मालो ऐड करता है। हमारे पेप्सी पी रहे हैं। हाँ चलो, तो यहाँ पर बात यह रही है कि 5 साल का यहाँ पे इंडोर्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कितने साल का? 5 साल का। तो 50 करोड़ रुपए मान लो कंपनी दे रही है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो ये 50 करोड़ पूरे 1 साल का खर्चा कि 5 साल में खर्चा है? 5 साल का। तो अब 5 साल का खर्चा 50 करोड़ का, 5 साल का खर्चा अगर 50 करोड़, तो 1 साल का खर्चा कितना होगा? डिवाइड कर लेंगे 10-10 करोड़, क्योंकि हर साल बुक्स रिकॉर्ड बनता है ना। तो अब मान लो कि 50 करोड़ हमने ईयर 1 में ही दे दिया। ईयर 1 मतलब फर्स्ट ईयर 1 में हम कितना दे दिया उसको? 50 करोड़। लेकिन वो कितना साल का मेरा एग्रीमेंट है? 5 साल के लिए। तो ईयर 1 में हम 10 करोड़ खर्चा मानेंगे ना, तो 40 करोड़ जो हम दे तो टोटल 50 करोड़ दिए, लेकिन 40 करोड़ का अभी भी तो मेरा खर्चा बनाओ पेमेंट के लिए, खर्चा इस साल का नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे? अगले साल रेफर कर देंगे। अगले साल क्या करेंगे? तो अगले साल कितना रेफर करेंगे? 50 करोड़ की 40 करोड़, यानी ईयर 2 में 40 करोड़ रेफर कर दिए। फिर ईयर 2 में जाएंगे तो कितना कंज्यूम खर्चा मानेंगे? 10 करोड़। कितना खर्चा फिर मानेंगे? 10 करोड़ ही मानेंगे ना। फिर ईयर 3 में फिर हम रेफर करेंगे 30 करोड़। ऐसे रेफर करते चले जाएंगे। तो यही रेफरल ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें एक आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो पूरे साल भर में खर्च नहीं हुए, उसको रेफर करते हैं। अब जो पूरे साल भर में कंज्यूम हो गए वो तो पीएल में डालते हैं। क्या डालते हैं? और जो बैलेंस बचा हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट बनता है द आइटम एंड द बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग हेड। जिस भी अकाउंटिंग हेड के जो बैलेंस बचते हैं उसको हम बैलेंस शीट में डालते हैं। बात समझ में आ रही ना? चाहे वो किसी भी अकाउंटिंग हेड का अगर बैलेंस है तो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड दिखेगा, और डेबिट बैलेंस है तो चाहे किसी कोई कैपिटल पार्टनर्स का उसका निगेटिव बैलेंस हो गया। पार्टनर से कैपिटल निगेटिव मतलब वो डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा बेटा? तो वो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाना पड़ेगा। और किसी पार्टनर का कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस है। क्या है? पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्या दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। उसी प्रकार कोई ऐसे आइटम जिसका बैलेंस चल रहा है, जैसे रिजर्व्स हो गए, पीएल के बैलेंस यानी प्रॉफिट फर्म में हुई, फर्म में प्रॉफिट। आप यहां देखिए बेटा, बउआ यहां फोकस करिए प्लीज। हम आपके लिए हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं। आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इससे आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, और पूरा प्रॉफिट नहीं बांटा गया। ऐसा भी हो सकता है पार्टनर बोलते हैं भाई प्रॉफिट नहीं बांट, प्रॉफिट को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं। मेरी वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि आगे हम प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मान लो कि 2 लाख प्रॉफिट हुआ, पार्टनर सोचता है कि 1 लाख बांट लेते, 1 लाख को आगे ले चलते हैं, फ्यूचर में कोई रिस्क होगा ना तो इसी प्रॉफिट को यूज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो 1 लाख हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं आगे के लिए, फिर आगे प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें फिर सम अप कर लेंगे। मान लो आगे 2 लाख और कमा लिए तो टोटल 3 लाख एक्यूमुलेट होकर फिर आगे बढ़ जाएगा। उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अगर है तो उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो जो प्रॉफिट यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। या मान लीजिए कि सिर्फ ऐसे लिखा है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, जीवन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो पीएल अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 20,000 रुपया। कितना लिखा हुआ है? 20,000। अब यहाँ पर कहीं डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये पीएल अकाउंट का 20 रुपए बैलेंस यहाँ ब्रैकेट में है नहीं है, तो ये डिम्ड माना जाएगा। डिम्ड मतलब मानना ही पड़ेगा कि ये प्रॉफिट है। ये क्या है बेटा? प्रॉफिट। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है।
जैसे मान लो कि लिखा हुआ है एज कैपिटल, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ है एज कैपिटल और ये लिखा हुआ है 10,000। बताइए क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस है? क्यों? कैपिटल डीम्ड क्रेडिट होता है, अगर वो निगेटिव है तो मेंशन करना पड़ेगा कि निगेटिव है, ठीक है ना। ये डीम्ड क्या है बेटा? डीम्ड क्रेडिट है। अगर मान लो लिखा हुआ है बीज कैपिटल, ध्यान सुनिएगा, और यहां लिखा हुआ डीआर, अब बताइए डेबिट बैलेंस है। उसी प्रकार मान लो लिखा हुआ है पीएल अकाउंट रुपया 20,000 और यहाँ लिख दिया डीआर, अब बताइए ये डेबिट क्लियर लिख दिया। अब ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। अगर लॉस होगा तो डेबिट को मेंशन कर देगा, लॉस होगा तो डेबिट मेंशन कर देगा। जैसे आप गुडविल पढ़े थे, याद है? तो गुडविल में देखे होंगे कि सम ऑफ इयर्स प्रॉफिट में कोई सा का प्रॉफिट निगेटिव ब्रैकेट में रहता था, उसको आप क्या मानते थे? लॉस मानते थे। यानी कोई भी आइटम जैसे बाय डिफॉल्ट उसके क्रेडिट, जैसे एसेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होता है ना। एसेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेबिट। बैंक बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, लेकिन बैंक में लिख दे सीआर, तो बैंक सीआर मतलब क्या हुआ? वो लायबिलिटी है, क्या है? उसको क्या बोलते हैं? ठीक बोले, पूरा बोले। आप डरते हैं, आपको आता है कि आप डर जाते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। समझना नहीं ना? तो कुछ चीज होते हैं जिसके डिम्ड बैलेंस होते हैं कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। मेरी बात समझ आ रही है? उसी प्रकार अब देखो, आपने एक्यूमुलेटेड समझा दिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखो हम पूरा डिटेल आपको प्रॉपर समझा रहे हैं कि सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए कि बाद में आप कहीं भी डिस्कशन करने के लायक हो, सवाल बनाने के लायक नहीं बना रहे हैं, डिस्कशन की कहीं आप डिस्कस कर सके, आप किसी को समझा सके, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। और आप ये कर सकते तो आप अपने से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। किताब के क्वेश्चन तो बना ही रहे, अपने से क्वेश्चन लेके बना सकते हैं। सामने वाले को एक क्वेश्चन हम बना के देते हैं तो बनाओ, तो इसका जवाब क्या होगा? जितना आप माइंड को रिसर्च पे डालिएगा ना, रिसर्च समझते हैं, आज के समय में वही आगे बढ़ता है जो R&D करता है। क्या करता है? R&D का मतलब क्या होता है? बस हर चीज में R&D है ना। पढ़ाई में भी R&D लगाइए। तो यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या हुआ? वो प्रॉफिट, दोज प्रॉफिट विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड येट, जो प्रॉफिट का बैलेंस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जनरल रिजर्व, जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व जाता है, ये आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़े होंगे। एक हम सब जगह लिख रहे हैं WCR। अब आपके मन में सवाल है, WCR लिखवा दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। ऊपर वाला भी लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक जगह लिखवाए थे IFR, लिखवाए थे। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए, तो अब ये सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज वर्कर्स है वो हमारे यहाँ काम करते हैं। क्या करते हैं? अब समय के अनुसार कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेडिकल हेल्प चाहिए उनको, कुछ भी चाहिए, तो उनको हम कॉम्पनसेट करेंगे ना। कॉम्पनसेट मतलब मुआवजा देंगे। तो भैया मान लो फ्यूचर में ऐसा, मान लो कि हमारे यहाँ हमारा फैक्ट्री है और फ्यूचर में ऐसा जैसे देखो फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है? कुछ भी हो सकता है, रिस्क तो है ना। तो रिस्क को हमेशा आप कम करने का सोचेंगे। बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क,
लेकिन बिजनेस में अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, जैसे मैनेजमेंट आप पढ़ रहे होंगे, हम अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलते तो अपने रिस्क को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, कम कर लेते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को कम करना कहलाता है मिटिगेशन, रिड्यूस। अब मान लीजिए हमारे यहाँ वर्कर है, वो हमारे यहाँ काम करते, तो हमको एक डर रहेगा ना कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस समय मुआवजा मांगने आएगा तो फिर पैसा उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए हम एक फंड क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? फंड। उसी फंड को बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी इसी को कहते हैं। फंड भी हो सकता है, तो घबराइएगा नहीं, रिजर्व फंड सेम है, WCF, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या है? द फंड और रिजर्व, द फंड और रिजर्व विच इज सेट असाइड, सेट SET, सेट असाइड। सेट असाइड मतलब क्या होता है? अलग से रख देना। सेट असाइड फॉर मीटिंग द क्लेम ऑफ वर्कर्स। मीटिंग मतलब मीट करना नहीं, मीटिंग मतलब पूरा करना। यहाँ पे मीटिंग मतलब क्या होता है? पूरा करना। कि कोई भी वर्कर का क्लेम आएगा, वर्कर का क्लेम आएगा, तो ऐसा नहीं कि जितना क्लेम आया उतना दे देंगे, हम उस पर नेगोशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? नेगोशिएशन मतलब बातचीत करेंगे कि तुम्हारा कितना डिमांड है, इतना कैसे हो जाएगा, अनरीजनेबल डिमांड है, जैसे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, याद है प्रिंसिपल मैनेजमेंट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में यही ना था कि उसका डिमांड अलग होता है, मैनेजमेंट बोलता है कि इतने देंगे, तो उसमें क्या होता है? नेगोशिएशन होती है, एक रिजल्ट पे आते हैं, चलो ठीक है हम एक फंड क्रिएट किए, इसमें से हम आपको पैसा दे देंगे। तो दैट इज द वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। क्लियर हो गया बढ़िया से? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या है? द फंड और द रिजर्व विच आर सेट असाइड फॉर मीटिंग द क्लेम ऑफ वर्कर्स। अब सर IFR क्या है? IFR का एक और नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट समझते हैं ना? यस सर। अब जैसे देखिए, मान लो कि किसी कंपनी का शेयर हमने कल खरीदा था। कब खरीदा था? किस कंपनी का शेयर खरीदे? IRFC का। ये आज प्रॉफिट में शायद चल रहा है, बाहर प्रॉफिट में है। अब जैसे देखो, इसको समझाते हैं, क्या है ना, ये ओपन कितना पे खुला था आज ये? तो कल क्लोज इसी पे हुआ होगा तब आज उतना पे ओपन हुआ। मान लो कि हमने 144 पे खरीदा था, 1000 शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा? 1000 शेयर खरीदने को कितना पैसा चाहिए? 1,44,000। इतना पैसा रहता तो अलग बात है, एज्यूम करने में क्या बात है? 1,44,000 हमने शेयर खरीदा। अब बताइए अभी कितना रेट चल रहा है? हम फायदे में है? 3 रुपया 10 पैसा या 3.35 अलग बात है, छोड़ दीजिए। 3.10 पे हमने 144 से खरीदे, अभी कितना चला? 147.10। अब मान लो कि अभी हम बेच देते हैं, कितना कितना मिलेगा? 1,47,100। बोलो हाँ या ना? तो मुझे फायदा कितना हुआ? 3,100 रुपए का। ये मेरे लिए प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। तो ऐसा तो नहीं ना कि शेयर मार्केट में शेयर हमेशा बढ़ता है। शेयर मार्केट में शेयर हमेशा बढ़ता है क्या? नो सर। गिरता भी है ना? Yes, sir. अब हम एक कंपनी का शेयर बताते हैं जो गिर रहा होगा। बी। ये VIP है, फिर हम VI का, जैसे इनको देखिए, वोडाफोन आइडिया, देखो ये कैसे हुआ है, ऊपर नीचे, यहाँ पर भी 13 रुपया पे आया, यस सर। फिर वहां गया। अब सपोज करिए कि इसका भी शेयर हम खरीदे थे 13 रुपया 35, ध्यान सुनिएगा, 13 रुपए 35 पैसा। हम इसमें 1 लाख शेयर खरीदे। कितना शेयर खरीदे? 1 लाख। तो 13,35,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है? 13,25,000 पैसा। 13,25,000 कह सकते हैं। तो 13,35,000 में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस था, ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट प्राइस था। ये सब आएगा, हम ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ये सब बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे हो रहा है और वो किताब में उसको कैसे हम ट्रेड करेंगे। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली समझिएगा तो मजा आएगा और आपके जीवन में काम आएगा। ऐसा अकाउंट्स नहीं कि 7 को सवाल बना लेंगे, आज तो नहीं पूछा, एक सवाल नहीं बन रहा है, अभी सोचते नहीं, आप प्रैक्टिकली कितना सीख रहे हैं, क्योंकि यही जीवन में काम करोगे, इसी से पैसा कमाओगे। ठीक है, अब अभी इसका वैल्यू 13,25,000 है, ये मार्केट वैल्यू है। क्या है बेटा? मार्केट वैल्यू। अब मान लो कि आज रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का हुआ, डिसीजन हो गया, अभी
कॉस्ट था 13,35,000, कॉस्ट कितना था 13,35,000, और अभी इसका एमवी फॉर वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है 13,25,000, कितना के हम लॉस में है 10,000। अब बताइए 10,000 के लॉस में है ना, तो अब इस लॉस को, अब भैया ऐसे ऐसे लॉस है तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इस ऐसे लॉस को रिजर्व एडजस्ट करने के लिए हम एक और रिजर्व बना लेते हैं। जैसे INFC से शेयर हुआ, फायदा हुआ था, तो वो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कहां से है, इन्वेस्टमेंट से, तो अगर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट है तो इसका एक फंड बना दो कि प्रॉफिट उस फंड में डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन क्यों नाम है, फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएशन क्या क्यों नाम है, कभी ऐसे है तो कभी ऐसे है, कभी ऐसे है ना, फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशन हो गया, दिक्कत नहीं है। और फंड कि प्रॉफिट है तो उस फंड में डाल देंगे, लेकिन अगर लॉस हो गया, जैसे VI में लॉस हो गया, क्या हुआ लॉस, तो फंड से एडजस्ट कर लो, फंड से क्या करो अब आपके मन में सवाल आएगा फंडे नहीं है हो सकता है ना, या WCR के केस में है कि सर क्लेम आ गया लेकिन फंड ही नहीं था, या फंड था 50,000 का, क्लेम आया 1,00,000 रुपए का, तो उसका भी अलग ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद अब पार्टनर्स कहते हैं कि अब हम सह लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है समझिए, द रिजर्व, द पोर्शन ऑफ रिजर्व, नॉट द टोटल रिजर्व, द पोर्शन ऑफ रिजर्व विच आर सेट असाइड टू मीट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लॉसेस, टू मीट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लॉसेस। अब ये लॉस को सेटअप करने के लिए हम IFR बना लेते हैं। WCR का अलग रोल है, IFR का अलग रोल है, बट IFR और WCR दोनों रिजर्व्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, जैसे कल इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके 4 आइटम थे ना, तो चारों का अगर आप डिफाइन करें तो चारों इसके कॉम्पनसेशन के ही ना पार्ट है। उसी प्रकार रिजर्व है, ये क्या है रिजर्व है। अब रिजर्व पूरा है, इसमें से थोड़ा सा WCR के लिए रख दिए, थोड़ा सा IFR के लिए रख दिए, थोड़ा सा उधर के लिए, थोड़ा सा इधर के लिए, बस समझा नहीं ना। तो अब ये बात हो रही है, यहां से समझ गई, ये सब मतलब समझ गए ना, ये सब आइटम्स आपके जर्नल में दिखे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब फंड का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और ऐसे बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं, रिजर्व से बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखता है, और कोई फिक्टिटियस एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स होता है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी मतलब होता है प्रारंभिक, जब फॉर्म सेटअप होता है तो इनिशियल कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और वो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ पूरे एक साल में नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं डेफर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। या PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस, PL अकाउंट का डेबिट लॉस होता है ना, तो जो भी डेबिट आइटम्स है, डेबिट लॉस है जिसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने वाला है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड डेबिट बैलेंस है, वो डिफर्ड कर रहे हैं, वो एसेट साइड में दिखते हुए भी वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दिखेगा देगा। उसी प्रकार PL का डेबिट बैलेंस लॉस है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दिख, तो ऐसे आइटम को फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। और इसको हमको क्या करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन या एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मतलब खत्म करना पड़ता है, राइट ऑफ जिसको बोलते हैं। अब डेबिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए तो जो रिजर्व है वो क्रेडिट है क्योंकि प्रॉफिट के पोर्शन है, WCR क्रेडिट है क्योंकि प्रॉफिट के रिजर्व के पोर्शन है, IFR। तो ऐसे आइटम पार्टनर्स में हम बांट देते हैं, किस रेशियो बांटेंगे, ओल रेशियो में। अब देखो ध्यान से, WCR क्रेडिट है, IFR क्रेडिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट है, PL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट है। अब इसको राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, या पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, उसको डेबिट कर लेंगे। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को क्या करेंगे, अगर डेबिट इसको कर रहे हैं तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, डबल एंट्री सिस्टम समझ रहे हो ना। तो अब इसका एंट्री क्या बनेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या और किस रेशियो बांटेंगे, क्यों बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, बिकॉज सर जिस दिन डिसीजन आप ले रहे हो ना सर उसी समय नहीं बैलेंस है, तो ये सब का इफेक्ट जो है ओल्डे में पड़ रहा होगा। आज आप डिसीजन नया रेशियो का ले रहे हो तो आज के बाद जो घटनाएं होंगी उसको न्यू में बांटेंगे। जैसा कि आपने एक सवाल कल किया था जिसमें गुडविल 1,35,000 आया था, जो 23-24 में डिसीजन लिया गया था, और 23-24 में 90,000 का प्रॉफिट शायद था, आपको याद 90,000 का था क्या,
90,000 कुछ था जिसको न्यू ओल्ड में ही बांट लिया गया, जबकि वो बांटना किस में चाहिए था? न्यू में, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद का प्रॉफिट था। तो डिसीजन लेने के बाद का प्रॉफिट या रिजर्व कुछ भी होगा तो उसको किसमें बांटेंगे? लेकिन डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले के जो बैलेंस उसको किससे बांटेंगे? ओल्ड में बांटेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, बढ़िया समझ गए। अब पढ़िए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर व्हाटएवर द बैलेंस अपीयर्स बाय वे ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस और फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट छूट गया है, लिख लीजिएगा। should be written off among the partners in old ratio। किस तरह से राइट ऑफ करेंगे? old ratio। अब इसकी एंट्री देखिए, if there is a reserve, WCR, IFR, accumulated profit appear in the balance sheet। तो ये बैलेंस शीट में किस साइड अपेयर होगा बता सकते हैं? किस साइड? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। जा रहे महंगा इंसान। अच्छा हाँ, वो तो लाइब्रेरी साइड अपेयर होगा। क्रेडिट बैलेंस है ना, तो लाइब्रेरी साइड, लाइब्रेरी का बैलेंस क्रेडिट होता है ना? यस सर। सब भूल गया। रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा? बोलना हाँ या ना? यस सर। फ्लो में सब बोलता है तो हमको एनर्जी आता है। WC अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है ना? टू पार्टनर्स किस से बांटेंगे? उसी प्रकार फिक्टिटियस एसेट, फिक्टिटियस एसेट वैसा है आइटम होता है जो डेबिट बैलेंस है बट कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो एसेट्स मतलब नहीं होता है कि वो बैलेंस शीट में दिखते हुए उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। जैसे अब जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? ये सब क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट कौन हो जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू पीएल। ये पीएल का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट वाला होगा, लॉस वाला होगा तो ना खत्म के क्रेडिट पीएल। एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बेटा? लिख लिए है ना? यस सर। ये सब लिख लिए हैं? यस सर। ये सब लिख लिए हैं? यस सर। अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? मोटू एंड पतलू are equal partners। है नहीं छोटा। They decided to change their ratio as 3:2। At the date of decision, the balances appears in balance sheet was as PL अकाउंट 50,000 रुपए, जनरल रिजर्व 40,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 15,000, cause
जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। चलिए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक नहीं आया? आ गया। दो पार्टनर हैं, मोटू और दोनों पार्टनर पहले से कैसे प्रॉफिट बांटते थे? ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? दे डिसाइड टू चेंज द रेशियो एज 3:2। ये कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो है। At the date of decision, the balance appears in the balance sheet. PL अकाउंट यहाँ कहीं क्रेडिट डेबिट लिखा हुआ है? जनरली जब क्रेडिट डेबिट लिखा हुआ है, बताओ PL अकाउंट और जनरल कहाँ दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, किस साइड? बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट नहीं होता है, लायबिलिटी एसेट बोलिए। लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा, किस साइड दिख रहा होगा बेटा? लायबिलिटी साइड। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए हाँ या ना। अब इसका बैलेंस, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी बात यह है कि मान लो हम बोले क्रेडिट, और सर ऐसे कर दिए, थोड़ा रिएक्शन कर दिए, तो डेबिट बोल दो। सर हम लोग एक बार बोले जो हो गया वही। अच्छा, फिर से बोलिए, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट होता है। क्या होता है? अब इसको राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करना पड़ेगा। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये क्या है? ये है फिक्टिटियस एसेट्स। क्या बेटा? फिक्टिटियस, टिटियस नहीं पड़ेगा, फिक्टिटियस ऐसे। अब ये बैलेंस शीट में दिखेगा किस साइड? इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है और इसका बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है बेटा? इसको हमको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट को राइट ऑफ करने के लिए क्रिएट करेंगे। और ये जो भी एंट्री होगी पार्टनर्स के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? अब इसको बांटेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? आप देखिए कैसे बांटते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप सबको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना लेने हैं। यहाँ 2 एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा? पहले तो ये दोनों का साथ एंट्री कर लेंगे। अब जहां एक से अधिक डेबिट होता है या एक से अधिक अकाउंटिंग क्रेडिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? तो यहाँ एक एंट्री इसका हो जाएगा एक साथ और एक ये अलग एंट्री होगा। समझ में आ रही है ना बेटा? तो यहाँ पर दोनों को क्रेडिट का, ये दोनों क्या है? क्रेडिट है, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? मोटू और पतलू को करिए एंट्री। बताओ टोटल कितना होगा? 90 हो गया। तो 90 को कैसे बांटेंगे? इक्वली 30,000। क्या रे, रास्ता करके नहीं आया? डायरेक्शन लिख लेंगे ना। दूसरा एंट्री क्या होगा बता सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? डेबिट है, क्रेडिट कर लेंगे। और मोटू पतलू क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट
कितना था बेटा? 15,000 15,000। तो कितना कितना आएगा? 7,500 अब जिसको भी ये एंट्री समझ में नहीं आया है, डेबिट नहीं समझ में आता, हाथ को उठा के पूछिएगा। क्वेश्चन तो लिख लिया ना सब लोग? Yes, sir. क्वेश्चन ये मार्किंग किए हैं? Yes, sir. हाँ, करिए। कर लिए यहाँ जो भी हम लिखेंगे सब करिए, ठीक है ना? नहीं लिख रहा है कर लीजिए। चलिए इस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाइएगा, कल इसको और आगे हम लोग बनाएंगे। ये पढ़ के आइएगा। सर क्वेश्चन पूछो बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है? बड़ा क्वेश्चन कल कल देख लिया नहीं सर आज